हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत देश में हमारे भारत देश में कौन सा कानून या कोई भी कानून क्यों पास होता है या कैसे पास होता है या क्या क्या प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स होते हैं। आज अभी आप देख ही रहे होंगे कि मान लो हम एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल इस समय यूजीसी ही चल रहा है। तो क्या यूजीसी ऐसे ही पास हो गया होगा या कुछ इसको प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे इसने? ये कई सारी स्टेप से होके ये निकल के आया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे भारत देश में कोई भी कानून कैसे बनता है और उसको बनने के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। चलो, तो उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि हु हैव पावर टू पास द लॉ। मतलब लॉ जो है वो पास कौन करता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हु हैव पावर टू पास द लॉ। मतलब समझ में आ रहा है कि लॉ को पास करने के लिए किसके पास पावर होती है। तो यहाँ तक सबको पता होगा। अब तो बेहतरीन तरीके से इतना सब कुछ हुआ है तो पता चल गया होगा। इसका आंसर है पार्लियामेंट। वाह, बहुत बढ़िया। पर बेटा पार्लियामेंट ऐसे तो पास करेगा नहीं, उसके पे बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। चलो, कि पार्लियामेंट का जो डिस्कशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लिखा गया है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होता है जो किसी भी नियम को या किसी भी कानून को या किसी भी लॉ को पास कर सके। तो हमारा सबसे बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू पास द लॉ, या फिर हाउ इज लॉ मेड, है ना। बेसिक क्वेश्चन यही है कि लॉ हमारा बनता कैसे है, बताओ। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमको पता होना चाहिए कि हम हैं कहाँ। हम हैं कहाँ? इंडिया में। और इंडिया में कितने स्टेट है बेटा? सॉरी, कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, आप लोग मुझे बताओगे। तो कितने हैं? 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं स्टेट और यूटी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम लॉ को बनाते हैं तो चाहे हम स्टेट में बनाएं चाहे पूरा सेंट्रल में बनाएं, प्रोसीजर सेम टू सेम ऐसा ही होगा। प्रोसीजर सेम होगा भाई, प्रोसीजर में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ मैं आपको सेंट्रल दे देता हूँ, एक तरफ मैं आपको स्टेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया सेंट्रल और यहाँ पे हो गया स्टेट। तो अगर मान लो
सेंट्रल में लॉ पास होना है। तो किसी भी को अगर लॉ बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, क्या करना होता है? सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं। अब ड्राफ्टिंग क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई जरूरत क्या है और क्या क्या हो सकता है। और जिस अगर हम इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में या सेंट्रल के नज़र में हम इसको बोलते हैं सेंट्रल बिल। आपने सुना होगा ना कि नया बिल आया है या ये गवर्नमेंट ये बिल लेके आई है, तो और स्टेट में इसको हम स्टेट बिल बोलते हैं। क्लियर? आप सुनते नहीं हो आए दिन की बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बिल लाई है, बीजेपी गवर्नमेंट ये बिल लाई है, कांग्रेस गवर्नमेंट ये बिल लाई है। क्लियर? और अगर बिल का हम एग्जांपल लें तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास बिल का। आप सभी लोग को पता है कि जीएसटी। क्लियर? तो जीएसटी के बारे में कौन सी गवर्नमेंट सबको सबसे पहले ड्राफ्ट की हुई थी? वो थी कांग्रेस गवर्नमेंट। चलो, तो जब ड्राफ्ट बन जाता है तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है हमारा? नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होता है? उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस बिल का इंट्रोडक्शन करते हैं। कहाँ करते हैं इंट्रोडक्शन? कहीं तो प्लेस होगा। कहाँ करते हैं बेटा? कहाँ करते हैं भाई लोग? बताओगे? इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर हम सेंट्रल के लिए करेंगे, सेंट्रल के लिए करेंगे तो हम करेंगे पार्लियामेंट में। और सिर्फ स्टेट के लिए अगर करना होगा तो हम स्टेट लेजिस्लेचर में करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में करेंगे। तो अब हमको अगर हम बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि हम ये बिल लेके आ रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा? देन उसके बाद में क्या होता है? अब हम पार्लियामेंट के सामने, हम संसद में पहुंचते हैं पार्लियामेंट में, तो वहां पे बताते हैं कि भाई ये होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अनुराग ठाकुर या फिर कई लोग हैं जो बताते रहते हैं, मैं सांसद महोदय से या मैं पार्लियामेंट से चाहता हूं कि गरीब लोग ये कर रहे हैं तो उनको ये मिलना चाहिए या ऐसा कुछ। इसके लिए हम इस बिल का प्रस्ताव रखते हैं, तो उसी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। पर इंट्रोड्यूस करने का मतलब ऐसे थोड़ी ना होता कि बस ये आया है। बकायदा सबके सामने पार्लियामेंट में इसको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे अगर हम सबके सामने पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रीडिंग। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ, सबके सामने। सबके सामने हम पढ़ते हैं। तो सबके सामने क्या पढ़ते हैं कि हमने बिल में मैंने क्या क्या लाया या इस बिल में क्या क्या है, तो उसको बोलते हैं। अगर हम स्टेट की नज़र में देखेंगे तो मेंबर ऑफ, किसके सामने? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MLA बोलते हैं। स्टेट में हमारा MLA होते हैं, और सेम टू सेम पार्लियामेंट में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो किसके सामने बोलेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम MP बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक बार फिर से सुनो। अगर हमको किसी बिल को पास करना है तो क्या करेंगे? हम उसको पहले ड्राफ्ट करेंगे, फिर पार्लियामेंट में उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद हम उसको सबके सामने उसको पढ़ेंगे ताकि सबको पता चले। क्लियर? इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? वो पास हो जाएगा? नहीं, अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने अगर उसको पढ़ते हैं, तो उनका हाँ होने के बाद इसको पब्लिक इनपुट के लिए रखा जाता है। सो इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, अगर हम बात यहाँ पे यूजीसी की, अब मैंने एग्जांपल लिया था, तो क्या आप बताओगे कि यूजीसी जब पास हुई होगा, पास बना होगा, तो पब्लिक इनपुट के लिए भी रखा गया होगा? पर आप तो कभी वोट दिए नहीं, मतलब कभी आप पब्लिक इनपुट में आप कभी दिए नहीं, तो ये पता कहाँ से चलता होगा? है ना, सोचने की बात है। जस्ट थिंक करो, कहाँ से पब्लिक इनपुट आ जाता है इसमें? बताओ जल्दी से। नहीं है तो आप एक बार सोचना कि पब्लिक इनपुट कहाँ से आ जाता है, जब तक आज तक कभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, या फिर मैंने हम लोगों ने देखा ही नहीं है। पर ऐसा भी होता है, बिना पब्लिक इनपुट के कोई भी लॉ नहीं बनता है। वो बकायदा एक बार उसको पब्लिक इनपुट के लिए रखा जाता है। तो अगर स्टेट के लिए बात हो रही है तो स्टेट की पब्लिक को, और अगर हमारे पास सेंट्रल की बात हो रही है तो सेंट्रल पब्लिक, मतलब इंडिया के सारे लोगों के लिए उसमें रखा जाता है। फिर इनपुट्स लेने के बाद, इनपुट लेने के बाद फिर क्या करते हैं हम? इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है डिस्कशन बाय कमिटी। डिस्कशन बाय कमिटी। तो अब हम कमेटी से डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? कि पब्लिक का भी इनपुट आ गया, सबका आ गया, तो ये। और डिस्कशन बाय कमेटी मतलब ये कमेटी होती कौन है? स्टैंडिंग बाय कमेटी। यहाँ पे स्टैंडिंग बाय कमेटी। क्लियर? स्टैंडिंग बाय कमेटी। तो स्टैंडिंग बाय कमेटी में कौन आता है? स्टेट कमेटी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आता है सेंट्रल कमेटी। क्लियर? सेंट्रल कमेटी। तो ये कमेटी कहाँ से आता है? कमेटी तो आज तक मैंने सुना ही नहीं, या फिर आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा एक स्टेप आगे हो। और नहीं सुना है तो सुनते हैं, जानते हैं क्या होता है। देखो,
अगर हम स्टेट कमेटी की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मल कोई इशू नहीं है, पर सेंट्रल कमेटी में अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल में कुछ कमेटी होती हैं जो कि, जैसे हम बात कर लें, ये कंपनीज एक्ट के द्वारा फॉर्म की जाती हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे जैसे मान लीजिए कमेटी यहाँ पे दो उसमें चेक किया जाएगा, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल या फिर इंडियन। तो इंडियन कमेटी में पहला क्या आता है, नारायण नारायण मूर्ति, इनकी एक कमेटी है। दूसरा जे ईरानी कमेटी। और तीसरा अगर हम बात कर लें तो कुमार मंगलम बिरला। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये हम सीए के लेवल से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो कमेटी है ये सीए से रिलेटेड कमेटी। पर अगर हम बात यूजीसी कर रहे हैं तो यूजीसी के लिए अलग कमेटी होगी। क्लियर? इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि आपको समझ में आए। तो अगर हम सीए लेवल की बात करें तो इसमें होता है कि नारायण मूर्ति कमेटी, जे ईरानी, कुमार मंगलम बिरला की भी एक कहानी है, उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये अब इतना सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा जाता है वो कहाँ जाता है, डिस्कशन एंड अप्रूवल एट बोथ हाउस। समझ में आ रहा है? बोथ हाउस का मतलब कहाँ कहाँ जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट स्टेट अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्लियर। और अगर हम सेंट्रल की बात करें तो ये जाता है दो जगह, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, दो जगह ये जाता है। लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा में हमारा हाउस ऑफ पीपुल होते हैं जहाँ पे एमपी वगैरह बैठते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, एक एक करके सीखेंगे तभी समझ में आएगा, मजा आएगा। तो ये लोकसभा राज्यसभा में जाएगा डिस्कस और अप्रूव होने के लिए, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। देन उसके बाद में कहाँ जाएगा, नेक्स्ट सब कुछ होने के बाद तब ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास, क्लियर। लेकिन अगर सेंट्रल में पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर स्टेट में पास हो रहा है तो गवर्नर के पास जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट भी किसी भी कानून को एक बार ही डिक्लाइन कर सकते हैं।
दोबारा अगर उनके पास गया तो वो संशोधन होके अमेंडमेंट होके दोबारा गया है तो उनको पास करना पड़ेगा। मतलब देश के जो पार्लियामेंट में बैठे एमपी लोग हैं, पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन चल रहा है, वो कहते हैं राष्ट्रपति से कि मैं आपकी इज्जत उतना ही करूंगा जितना आप करवाना चाह रहे हैं। अगर मैंने आपको दिया है तो पास कीजिए, नहीं तो सिर्फ एक बार ही आप डिक्लाइन कर सकते हैं, दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो सोचिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसा है कि एक बार वो मना कर सकते हैं, दोबारा वो भी मना नहीं कर सकते। और इन्हीं के पास वीटो पावर होता है जिससे डिक्लाइन कर सकते हैं, है ना। इनके पास वीटो पावर होता है जो ये डिक्लाइन कर सकते हैं। और इधर गवर्नर के पास वीटो पावर होता है जो डिक्लाइन कर सकते हैं। वो भी कितनी बार? सिर्फ एक बार। दोबारा संशोधन होके गया है तो उनको पास करना पड़ेगा। चल, नेक्स्ट यहां तक होने के बाद फिर क्या होता है? अगर उन्होंने पास कर दिया तो पास कर दिया है तो उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। डिक्लेरेशन सबको कैसे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, अब ये लॉ बन गया? कैसे पता चलेगा? इन ऑफिशियल गैजेट। ओजे मीन्स ऑफिशियल गैजेट। ओजे का मतलब होता है ऑफिशियल ऑफिशियल गैजेट। क्लियर? तो ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में। इंडिया के ऑफिशियल गैजेट में मतलब द गैजेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो द गैजेट ऑफ स्टेट। गैजेट ऑफ स्टेट। क्लियर? द गैजेट ऑफ स्टेट में हो जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद तब जाके पास होता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक नियम को पास होने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो फिर ये जो ऐसे ऐसे नियम्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे कानून, मतलब ऐसे ऐसे एक्ट बन जाते हैं, वो क्यों आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? इसीलिए ना, ताकि वहां पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो एक पार्लियामेंट है, मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कई सारे पार्टीज हैं। जैसे मान लेते हैं हम बीजेपी, कांग्रेस, सपा मान लेते हैं, या बीएसपी, बसपा मान लेते हैं हम चार पार्टियां हैं। पार्लियामेंट में चारों पार्टियां बैठी हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसका होता है? जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट किसका होता है? जिसका लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीटें होती हैं टोटल? टोटल सीटें कितनी होती हैं? 543। 543 में जिसके पास 272 सीट है,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे उसका रूल बनता है, उसका रूल चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पूरे इंडिया में उसी का रूल चलेगा। अब इस समय मान लेते हैं हम बीजेपी का है। आप बताओ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी बैठी हुई है और बीजेपी अभी अगर 272 है, तो बाकी लोग अगर इधर हैं, तो ये कोई भी रूल पास नहीं कर सकती। मान लो इसके पास 272 है और इन तीनों लोग का मिला के 272 है, ठीक, या किसी का भी है, तो कोई भी रूल या कोई भी एक्ट पास नहीं होगा। पर जो बीजेपी का नारा है, अब की बार 400 पार। अगर आप सोचिए, अगर इनकी 400 सीटें हो जाएं, तो बची हुई इन लोग की कितनी सीटें बचेंगी? 143। तो ये जो भी चाहेंगे एक्ट आएगा, जो भी चाहेंगे वो आएगा। तो ऐसे ही इनके पास सीटें ज्यादा होने के लिए, ज्यादा सीटें थी, सब कुछ ज्यादा मेंबर थे, इसलिए यूजीसी का एक्ट पास हो गया नॉर्मली, विदाउट कोई दिक्कत में या फिर विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, घूम फिरा के बेवकूफ हम ही लोग को बनाना है उसको। और कोई ना कोई तो पार्टी रूल करेगी ही करेगी। हाँ, इससे हम कम कैसे इफेक्ट हो सकते हैं? मान लीजिए अभी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पर इसके अपोजिशन पे, इसके अपोजिशन में कोई भी पार्टी अच्छे से दम लगा के हो, एकदम मस्त, एकदम अपोनेंट हो, टक्कर की हो, तो ये फालतू के जो ऐसे ऐसे लॉज पास करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि यूजीसी कोई फालतू लॉ है। ऐसे जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आई थी, तो ऐसे पता नहीं कितने एक्ट पास हो गए। फटाफट डेली 4 एक्ट पास हो रहे थे, डेली 4 एक्ट पास हो रहे थे। तो वो एक्ट पास नहीं कर पाएगी। क्लियर? सो दैट्स मीन हमारी ये एजुकेशन पे भी इफेक्ट डालती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पे राजनीति सिखा रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर सी का जो सिलेबस है, अगर इसमें कोई चेंज हुआ ना, तो वो भी पार्लियामेंट पे ही होगा, बिना पार्लियामेंट के साइन से नहीं होगा। और पार्लियामेंट चलती किससे है? सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर? सो दैट्स मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। और आप इस सबको देख सकते हैं और पूरा क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।